नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके गुरुकुल परिवार पर। आज हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम को। और हेनरी के नियम से पहले आपने बहुत सारी वीडियो का अध्ययन किया है, और यदि आपने नहीं पढ़ी है तो पहले आप वीडियो देख लें, तो सीरीज के हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हेनरी के नियम को समझने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम जब कभी बाजार जाते हैं या हम वहाँ सोडा वाटर देखते हैं या नींबू पानी पीते हैं तो हम एक प्रोसेसिंग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक बात करें कि हमारे पास एक नींबू पानी की बोतल है, और यदि इस बोतल की बात की जाए तो ये बोतल जो आपकी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। इस बोतल में यहाँ पर नीचे लिक्विड भरा रहता है, अर्थात पानी भरा रहता है, और क्या होता है यहाँ पर एक छोटा सा कंचा लगा रहता है बीच में। ऐसे आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, हम जो बचपन में खेलते हैं एक कंचा होता है छोटा सा, और वो इस बीच में मध्य में होता है इस जगह पर। लेकिन क्या ये शुरुआत में इसी जगह पर था? क्या ये ऐसे इस जगह पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इसको पहले समझ लेते हैं। तो जब ये फैक्ट्री में बनती है, जब ये बोतल फैक्ट्री में बनती है तो बड़ी बड़ी मशीनों में रखी जाती है। अगर बात करें तो इसकी मशीनें कुछ इस टाइप की होती है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी मशीनें कुछ ऐसी होती हैं, इस टाइप में इसकी मशीनें बनी होती हैं। इनके ऊपर क्या होता है, यहाँ से एक बहुत बड़ी लाइन जाती है और उसमें इस तरह से कुछ नलियां निकली रहती हैं। अगर इन नलियों की बात की जाए, और इनमें क्या होता है इनमें हमारी बोतलें लगी रहती हैं। छोटी छोटी सी बोतलें ऐसे हमारी लगी रहती हैं इन नलियों के अंतर्गत। ऐसे इसमें भी एक और बोतल लगा देते हैं, इस तरह से कुछ बोतलें लगी रहती हैं। अब क्या होता है, ये पाइपलाइन होती है और इसके सहारे से क्या करती है, यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है जो क्या करता है, इसको मूव करता है, घुमाता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक मीटर लगा देते हैं, जिससे प्रेशर को गेज करने का काम करता है, प्रेशर को नापने का काम करता है। और क्या होता है इसमें, यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये पानी होता है, यहाँ पर भी इसमें पानी है। लेकिन जो हमारा जो कंचा होता है वो हमारा इस जगह पर होता है, नीचे की साइड में, यहाँ लगा होता है शुरुआत में। और सिंपल सी बात है, पानी से अगर रहेगा तो इस जगह पर रहेगा। अब क्या होता है, यहाँ पर एक सिलेंडर होता है जिससे हमारा क्या होता है, यहाँ से एक पाइपलाइन जाती है और इधर भी एक नली जाती है, अर्थात इस सिलेंडर में भरी रहती है आपकी CO2। क्या भरी रहती है जी? CO2। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो ये क्या करते हैं, बोतलें घूमने लगती हैं, बहुत तेज बोतलें घूमने लगती हैं। और जब बोतलें घूमेंगी तो क्या होता है, ये पानी हिलेगा, और जब पानी हिलता है उसमें क्या होता है, प्रेशर उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेशर उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बोतल को हिला क्यों रहे हैं, इस बोतल को बहुत तेज हिलाते हैं, इसके अंदर पानी हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घूम सके, और इधर से हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इधर से डालेंगे तो हम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी के साथ में ज्यादा से ज्यादा घुल सके, इसलिए इस प्रक्रिया को करते हैं। तो हम देख पाते हैं कि जब यहाँ पर इसको घूमेगा घूमेगा तो इसमें प्रेशर उत्पन्न होने लगता है, दाब उत्पन्न होने लगता है। अब आप बताइए, इस बोतल को अगर मैं यहाँ से समझूं कि अगर मेरे पास में ये बोतल थी और इस बोतल में इस जगह पर ये कंचा लगा था, अब क्या, जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, CO2 जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे दाब उत्पन्न होगा। जब दाब उत्पन्न होगा तो यही कंचा यहाँ से खिसक के इस जगह पर आ जाता है। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, और ये आनी भी चाहिए, बहुत सिंपल बात होती है। ये यहां से ऊपर पहुंचा किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। तो अब आपने ये समझा तो आप समझ लो कि आपने हेनरी का नियम समझ लिया। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, आयतन बढ़ाते जाएं, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, विलेय का, तो क्या होगा, हमारा जो दाब है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। हमने वहां पर एक मीटर भी लगाया था, और मीटर इसलिए लगाया था क्योंकि अगर उसको ज्यादा प्रेशर देने से कहीं हमारी बोतल ना टूट जाए, इसलिए हम फिक्स प्रेशर कर देते हैं कि इस प्रेशर पे हमको अपनी बोतल को घुमाना है या वाटर को घुमाना है। अब हम आते हैं अपने नियम पर। अब देखिए, अगर हम नियम की बात करते हैं तो हेनरी का जो नियम होता है वो सिंपल सा है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए तुम्हारा? कांस्टेंट होना चाहिए। और किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसके साथ?
विलेयता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। अभी हमने एक सेकंड पहले क्या पढ़ा कि हम अपनी बोतल को जितना ही तेज घुमाएंगे उतनी तेज उसमें ऑक्सीजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी आपकी घुलेगी। इसका मतलब जो विलेयता थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? दाब के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अब जितना प्रेशर के साथ उसे घुमाएंगे उतना ही उसमें दाब उत्पन्न होगा और जितना दाब उत्पन्न होगा उतनी ही तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी। यही सिंपल सा नियम होता है किसका? हेनरी का। इसको हम कहते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू p। ये किसका चिन्ह होता है? ये होता है अपने समानुपाती का चिन्ह होता है। और हम जब जानते हैं कि हम किसी समानुपाती के चिन्ह को तोड़ते हैं, हम उसे किसमें समीकरण में बदलें, तो वहां पर हमको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने बोल दिया इसको k जो होता है वो हमारा स्थिरांक होता है। क्लियर है साहब? अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि यदि गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में मापा जाए, अर्थात जो उसको गैस को घोल रहे हैं वो मोल अंश के रूप में उसे मापते हैं। अब मोल अंश क्या है? इसको अगर हमने 11th क्लास में देखा तो हमने ऐसे दो चीजें पढ़ी थी 11th क्लास में, XA XB। XA का मतलब होता है A के मोल अंश और XB का मतलब होता है B के मोल अंश। अब A का मोल अंश और B का मोल अंश हम ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें भी हम बता चुके हैं कि मोल अंश क्या होता है, कैसे कैसे निकलता है। और ये 11th क्लास का है और आपने अच्छे से 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसकी बात करें मोल अंश की तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा Na अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB अर्थात हम ये कह सकते हैं A के मोल अपॉन A के मोल प्लस B के मोल। हम ये भी कह सकते हैं अर्थात ऊपर A जो है वो है विलेय और B क्या चीज है? विलायक। A क्या चीज है? विलेय और B क्या चीज है? विलायक। तो हम कह सकते हैं कि विलेय के मोल बट्टे बिलियन के मोल। अगर मुझे XB निकालना हो तो हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। ये सिंपल से फॉर्मूले थे, 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़े हैं और यदि आपने नहीं पढ़े होंगे तो उन्हें पढ़ लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि XA प्लस XB है उसका जो योग है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हम कह रहे हैं यदि किसी विलेय के मोल अंश के रूप में मापा जाए, जो विलेयता है उसको हम किस में नाप रहे हैं? XA XB में नाप रहे हैं। तो हेनरी के नियमानुसार, तो हेनरी का नाम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो वही चीज हमने पढ़ी, वही चीज है। यहाँ पर हमने दाब की जगह पे कौन सा शब्द ले लिया? आंशिक दाब ले लिया। अर्थात आंशिक दाब का मतलब होता है कम दाब, ज्यादा दाब नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब, अगर हम इसको बात करते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू X गैस, अर्थात गैस का मोल अंश। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? जिसको मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसी गैस को मिला रहे हैं तो कोई और गैस का। कहने का मतलब है विलेय का, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव्य में विलेयता। क्या पढ़ रहे हैं? गैसों की द्रव्य में विलेयता। इसका मतलब है गैस क्या चीज है? विलेय है। तो ये प्रेशर जो है, जो दाब है वो किसके समानुपाती होता है साहब? गैस के समानुपाती होता है। अच्छा, यदि हम इसको तोड़ते हैं, यदि हम इसको तोड़ेंगे समानुपाती के चिन्ह को, तो हमने वही कहा कि यहाँ कोई ना कोई स्थिरांक आएगा और स्थिरांक हमने ले लिया KH। क्या ले लिया साहब? KH स्थिरांक ले लिया। अब इस KH को हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक और यहाँ X गैस जो है वो क्या है? गैस का मोल अंश, जो हम बता चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ये बात कहते हैं कि आंशिक दाब P और मोल अंश, यहाँ मोल अंश को आप क्या कह सकते हैं? XA कह सकते हैं या X गैस कह दो, कुछ भी कह दो, X गैस। तो जो मोल अंश है उसको मध्य दाब और मोल अंश के मध्य में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो बार बार कहने, और आपको थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स में कुछ आता है, थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स की जानकारी है, गणित की जानकारी है, तो हम जानते हैं कि जब कोई दो चीजें समानुपाती होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में जाता है। तो हमने यहाँ पर बनाया भी है आपका, ये जो ग्राफ बनता है ये तुम्हारा बनता है प्रेशर और किसके? मोल अंश के मध्य में। सीधा सीधा ग्राफ बनता है, सीधी सीधी लाइन
खींचने वाली है। और वही हम कह रहे हैं आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य में ग्राफ खींचने पर क्या प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और बात करते हैं नीचे, तो यदि गैस के विलायक के निश्चित आयतन में, यदि हम क्या कर दें, वॉल्यूम को क्या कर दें साहब, वॉल्यूम को हम कर दें फिक्स, निश्चित कर दें, अर्थात तो क्या होगा, तो जो घुली हुई गैस, अगर हमारे क्या कह रहे हैं, यदि गैस विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई है तो आदर्श गैस समीकरण से, अभी आदर्श गैस भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीबी बराबर एनआरटी। तो देखिए क्या होगा, पीबी बराबर एनआरटी, तो पीवी जैसे का तैसा, एन क्या चीज है, एन वही मोलों की संख्या, और हम मोल संख्या जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। एन बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, क्या होता है साहब, एन ए बराबर क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार। अब भार, ये क्या भार है, ये कौन सा, ये है विलेय का भार, और अणुभार का मतलब टोटल भार कितना है, कि किसका है, ए के एन के मोलों की संख्या, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, अर्थात ए का भार कितना है और टोटल हमारा कुल भार कितना है। तो हम ए के भार को स्मॉल एम से डिनोट कर दें और अणुभार को कैपिटल एम से डिनोट कर दें। ये भी चीज हमने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझी है। अगर इसको बात करते हैं तो इस एन को मैंने लिख दिया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, जो भी तुम्हारे सामने बताया। अब क्या करते हैं, इस v जैसे का तैसा, बताओ इस p को इधर भेजूंगा तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या भाग लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो हमने लिख दिया इसको p अपॉन एम, सॉरी m अपॉन p को इधर भेजूंगा तो p नीचे आ जाएगा, और rt जैसे का तैसा इस m को मैंने इधर खिसका दिया है। तो वो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से या समीकरण को अच्छा दिखाने की वजह से ऐसा लिख दिया है। तो हमारा कुल मिलाकर के जो आदर्श गैस समीकरण से वॉल्यूम बराबर निकलता है m अपॉन p इक्वल टू RT अपॉन m। ये छोटी सी बातें हैं, और आगे की जो नेक्स्ट बातें करेंगे कि हेनरी के अनुप्रयोग क्या हैं और हेनरी की सीमाएं कौन कौन सी हैं, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।